रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12। ये चैप्टर है तो बहुत छोटा बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एवरी ईयर, ऑलमोस्ट नॉट रिसेंट ईयर में तो एवरी ईयर 2021, 22 और इवन दिस ईयर 2023 सब में क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन पूरे चैप्टर से नहीं आता, कुछ फेवरेट टॉपिक है एनटीए लोग का, वहीं से क्वेश्चन आता है। जैसे इनफर्टिलिटी से आता है एंड डिसीजेस से आता है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिसीज, उसके बाद कंट्रासेप्टिव मेथड से आता है एंड एमटीपी। यही 4 मोस्ट फेवरेट एरिया है, यहीं से क्वेश्चन हर साल आते हैं। Now let's start this chapter. According to WHO, World Health Organization, reproductive health is a total well-being in all aspects of reproduction. That may be physical, emotional, behavioral और social. WHO ने reproductive health का एक simple definition दिया है कि reproductive health is the well-being of all aspects, सभी physically भी, emotionally भी, behaviorally भी, socially भी. Reproductive health problem and strategies. India initiated the reproductive health program, that is the family planning, in 1951. India is the first country to initiate. फर्स्ट कंट्री है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है ऐसा कि उसने इनिशिएट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग। वो भी किस ईयर में? 1951। ये इंपॉर्टेंट है डेट, याद रख लीजिए आप लोग। वाइडर रिप्रोडक्शन related areas are in operation under the reproductive and child health care program. मीन्स रिप्रोडक्टिव रिलेटेड वाइडर एस्पेक्ट में हमारे ऑपरेशनल में, मतलब वाइडर एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है कौन सा प्रोग्राम? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको आरसीएच भी कहते हैं। सच प्रोग्राम डील्स विद द फॉलोइंग, कुछ उसके किस किस एस्पेक्ट को डील करता है वो दिया हुआ है। गिव अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट फॉर क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। पहला तो वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट को डील करता है, क्यों? टू एस्टैब्लिश अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। ओके, सेकेंड एस्पेक्ट ये है उसका कि टू एजुकेट, एम क्या करता है वो? टू एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर मीन्स आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बेबी का एंड मदर का, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड्स। ये क्या है उसके अंदर? वो एम करता है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी पहली बात इस्टेब्लिश करने का। सेकेंड ये हुआ कि वो बर्थ कंट्रोल के बारे में पीपल को एजुकेट करे, प्रेग्नेंट मदर का केयर करना चाहिए, और पोस्ट नटल प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का माँ का केयर करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है इन अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन, एंड अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इक्वल मेल एंड फीमेल चाइल्ड को। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, social evils like sex abuse and sex related crimes, and to create awareness among peoples के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, किस चीज़ का? सोशल स्टिग्मा का, एंड पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा अनड्यूलेटिंग वे से वो राइज कर रही है, अनब्रीडल वे से, उसके बारे में पीपल्स लोग को अवेयर करना, वो एम करता है वो। एम एंड नीड्स ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। स्कूल आजकल हमारे सिलेबस में भी और इनिशिएशन से ही सेक्स एजुकेशन स्कूल वगैरह में टीच किए जाने लगा है। इसका एम और नीड क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, इट हेल्प टू अवॉइड द सेक्स रिलेटेड मीथ एंड मिसकंसेप्शन। मीन्स ये क्या करता है, इसका एम तो ये सेक्स एजुकेशन स्कूल में क्यों दिया जाता है? पहला, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में राइट इंफॉर्मेशन। कुछ लोग क्या होता है, माइथ, गलत गलत ओवरव्यू से उसको ले लेते हैं, मिसकंसेप्शन हो जाता है, तो वो उसके बारे में क्रिएट करना चाहता है अवेयरनेस को, राइट अवेयरनेस को। ओके, एंड सेकेंड इज टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, adolescence related changes, safe and hygienic sexual practices and STDs like AIDS etc। और कुछ इंफॉर्मेशंस को
अवेयर कराने के लिए, लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑर्गन के बारे में, हमारे उनकी सेफ रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं, एडोलसेंस एज में जो चेंजेस होते हैं, एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, और कुछ एसटीडीज लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में आते हैं, एड्स आते हैं, हिपेटाइटिस बी आ जाता है, जेनाइटल वॉर्स एंड ईटीसी, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब क्या है, एसटीडीज हैं, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। In 1900, world population was about 2 billion. By 2000, it rockets to 6 to 7.2 million in 2011. See how large increase occur. कितना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो किया। 1900 में कितना था वर्ल्ड पॉपुलेशन? 2 बिलियन था। वहीं सिर्फ और सिर्फ कितने 100 ईयर में, 100 ईयर बाद उसके मतलब 2000 ईयर में इट रॉकेट इतना ज्यादा बढ़ गया, 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गया। और फिर 2000 से 2011 मीन्स 11 साल में 1.2 बिलियन हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया वर्ल्ड का। तो ये रिकॉर्ड ये शो कर रहा है कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोसिवली इंक्रीज कर रहा है। इन इंडिया पॉपुलेशन वॉज नियरली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। इस 1947 में हमारा पॉपुलेशन था 350 मिलियन हमारे इंडिया का। It reaches to 1 billion by 2000 और सी 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गया 1947 से 2000 मीन्स कितने का गैप आया आपका 53 का। 53 ईयर में कितना ज्यादा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। 1 बिलियन से 1.2 बिलियन हो गया सिर्फ और सिर्फ 11 ईयर्स में। इट मीन्स दैट एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। सी 2011 में पॉपुलेशन है 7.2 बिलियन और वही इंडिया का पॉपुलेशन है 2011 में 1.2 बिलियन। सी ये इसके कितना है 6 टाइम है नियरली। मीन्स वर्ल्ड का अगर आप 10% को लेते हो तो उसमें से एक इंडियन हो, इतना पॉपुलेशन है इंडिया का। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस दैन 2%, दैट इज 220 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly. इंडिया में क्या था 2011 में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था 2%, मतलब 20 लोग 20 बर्थ होता है पर 1000 पर ईयर में। सोचो कितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा अगर इस रेट से हमारा पॉपुलेशन ग्रो करता रहे। तो यहाँ पे नीड है ना क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ, तो इसीलिए वो सब और वो जो अभी मैंने पॉइंट सारा दिखाया वो सब एनसीईआरटी का है। ये सब जो डेटाज हैं ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो ये डेटा के साथ आप रखें, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखें। नेक्स्ट रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या रीजन है कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है? फर्स्ट रीजन ये है कि इंक्रीज्ड हेल्थ फैकल्टीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन। हमारी हेल्थ फैकल्टीज कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं और लिविंग कंडीशन भी कितना ज़्यादा हो गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे नेचुरल डिजास्टर से भी प्रिवेंट हो जाते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम लोग कूलर एसी सब चला रहे हैं, मतलब टॉलरेट करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स का यूज़ कर रहे हैं। सो ये क्या है बेटर लिविंग फैकल्टीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। सेकेंड रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट and maternal mortality rate MMR and infant mortality rate। सी पहले तो होता क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि पहले क्या होता था मदर का डेथ हो जाता था। जब बेबी को बॉर्न होते थे तो मदर का डेथ हो जाता था क्योंकि उतना पार्चुरेशन के लिए उतनी फैकल्टीज इतने एडवांसमेंट नहीं था हमारी मेडिकल फील्ड में। और इन्फेंट बहुत केस में तो इन्फेंट जो
बच्चा रहता था, बेबी रहता था, उसका भी डेथ हो जाता था। तो अब क्या हो गया है, डेथ रेट भी डिक्लाइन हो चुका है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हो चुका है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी। क्यों? क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। थर्ड रीज़न ये है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिंग एज। ये तो कॉमन है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो जो पीपल्स हैं रिप्रोड्यूसिंग एज की वो इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ये तीनों रीज़न है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे ऊपर? तो मेन ये हो रहा है कि स्कार्सिटी इन द बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। हमें क्या, अब हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये भी कम हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है कि हमारे जो फील्ड है या फिर फील्ड है, हमारे जो स्टॉक्स है, लिविंग स्टॉक्स हैं, वो हमारी फीडिंग मतलब खाने के लिए, क्लॉथिंग, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बेसिक नीड में भी स्कार्सिटी, आप कह सकते हैं जैसे भूखमरी आ जाती है, ऐसे कुछ इम्पैक्ट होने लगे हैं। कंट्रोल मेजर्स। अब जब पॉपुलेशन इतना ग्रो कर रहा है तो हमें कंट्रोल भी तो करना चाहिए। तो कुछ हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाए हैं और कुछ इनिशिएटिव्स किए हैं। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अभी क्या हो रहा है, हमारे गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है कि वो लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं स्मॉल फैमिलीज के लिए बाय यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए, मेथड्स का यूज करके। अभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है वो हम बहुत ही अच्छे में एक्सप्लेन, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अवेयर, सेकंड ये है कि अवेयर पीपल अबाउट स्लोगन लाइक हम दो हमारे दो। आपने कहीं अभी पोस्टर वगैरह लगे हुए देखे होंगे, वहाँ पे लिखे होते हैं हम दो हमारे हमारे दो, वी टू एंड आवर्स टू। मतलब मेनी कपल्स हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म्स। जो अर्बन एरिया है, रूरल नहीं, अर्बन अर्बन सिटीज में क्या हुआ है, इवन कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कि वन चाइल्ड नॉर्म्स को भी अडॉप्ट कर लिए हैं, मतलब सिर्फ वन बेबी उनके, ऐसा सभी की वन बेबी, क्योंकि इतने ज़्यादा वो लोग बिजी होने लगे हैं कि वन वन चाइल्ड नॉर्म्स में भी अडॉप्ट हो गए हैं, जो कि हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। स्टेटरी बैन ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल 80 ईयर्स एंड मेल 21 ईयर्स। स्टेटरी राइजिंग, सॉरी, जो मैरिजेबल एज होता था वो इंक्रीज कर दिया गया है, फीमेल के लिए 18 ईयर कर दिया गया है और मेल्स के लिए 21 ईयर कर दिया गया है। तो ये सब मेजर्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि ये लाइन पढ़ी थी ना आपने यहाँ पे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये होते हैं कि ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, ये मेथड है जिससे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें, चाहे फर्टिलाइजेशन ना होने दें, चाहे इम्प्लांटेशन ना होने दें, चाहे ओवुलेशन से ही पहले ओवुलेशन ही ना होने दें। तो ये सब क्या आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब उसको प्रिवेंट करें प्रेगनेंसी को। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की? कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल होना चाहिए, और उस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है। और ये नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए, मीन्स अदर एक्टिविटीज से इंटरफेयर ना करे, एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिजायर, ड्राइव एंड सेक्सुअल एक्ट। ये सब सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल डिजायर्स के बीच में इंटरफेयर ना करे। और ये सब जो तीनों पॉइंट है ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप याद कर लें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सब पढ़ते हैं। पहला होता है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म फ्यूजन। ये किस पे बेस्ड होता है? ये अवॉइड करता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, फ्यूज ना करें ओवम मेल गैमेट, ओवम फीमेल गैमेट एंड स्पर्म मेल गैमेट। इट इंक्लूड्स, इसके भी कुछ टाइप है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स। पहला तो ये है कि पीरियोडिक एब्सटीनियंस। इसमें क्या होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस में कि अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 15 ऑफ द menstrual cycle, that is fertile period, to prevent contraception। सी 10 to 70 डे,
यही क्या होता है, ओवुलेशन के चांसेस होते हैं, मतलब ओवुलेशन डे एक्सपेक्टेड होता है 10 to 70 डेज, और यहीं पे वो ओवम जो होता है विएबल रहता है। तो इस डे पर हम अगर अवॉइड करें क्वाइटस को, क्वाइटस अगर अवॉइड किया जाए इस डे पे, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो डे होता है 10 to 17, इसे फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, कंट्रासेप्शन कॉन्सेप्शन प्रिवेंट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो सकता है। सेकेंड, क्वाइटस इंटरप्शन हो सकता है, जिसको हम विड्रॉवल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि विड्रॉस पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द एग्जाकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। यहाँ पे पेनिस को विड्रॉ किया जाता है बिफोर एग्जाकुलेशन, जिससे क्या हो, इंसेमिनेशन ना हो पाए। थर्ड होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये हमारा हार्मोनल बेस्ड होता है, मतलब ये हार्मोनल पे बेस्ड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि कौन कौन से कंट्रासेप्टिव जो होते हैं हार्मोनल बेस्ड होते हैं, तो उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया जो होता है वो हार्मोनल बेस्ड होता है। इट इज द absence ऑफ द menstrual cycle और ovulation ड्यू टू द इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी के बाद 6 month, नियरली 6 month क्या होता है, उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ओवुलेशन अब्सेंस होता है, स्टॉप रहता है, रुका रहता है, क्योंकि उस टाइम कुछ हार्मोनल लेवल्स हाई होते हैं, जिसकी वजह से ये साइकिल्स प्रिवेंट होते हैं। फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज लैक्टेशन। This method helps to prevent contraception. This is effective up to 6 months following parturition. पार्चुरेशन के बाद जब तक मदर अपने बेबी को फुली फीड करवाए अपने ब्रेस्ट को, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन अब्सेंस रहता है, और वो कितने टाइम तक, 6 मंथ के लिए नियरली इफेक्टिव होता है। तो उस टाइम कंसेप्शन के चांसेस बहुत लो होते हैं। इट हैज़ नो साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नली कुछ यूज नहीं कर रहे हैं मेडिसिन वगैरह। एंड चांस ऑफ फेलर और हाई, बट चांस ऑफ फेलर बहुत हाई होता है, क्योंकि ये 6 मंथ एकदम फिक्स नहीं है। किसी में कम भी होता है, किसी फीमेल्स में, किसी फीमेल्स में ज़्यादा भी होता है, तो कंसेप्शन के चांसेस यहाँ पे हाई हो जाते हैं, मतलब फेलर के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ये आइडियल आप कह सकते हैं, मतलब ये एकदम से आइडियल नहीं है, बट ये है एक तरह का नेचुरल मेथड्स में ज़्यादातर जो है कंसेप्शन के चांसेस तो रिड्यूस हैं, बट इलिमिनेटेड नहीं है। आप कह सकते हैं यहाँ पे फेलर के चांसेस हाई हैं नेचुरल मेथड्स में। अब आते हैं कुछ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम की फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट करता है बैरियर मेथड में, मतलब ओवरऑल यहाँ पे भी कंसेप्शन प्रिवेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा रहा है कि स्पर्म ओवम फ्यूज ना कर पाए। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है कैंडोम्स निरोध, एग्जाम्पल है उसका, मेडअप ऑफ रबर एंड लैटेक्स सीड का बना होता है। कैंडोम्स फॉर मेल में क्या होता है, वो क्या कवर करता है, पेनिस को। कैंडोम्स फॉर फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है, मेल या फीमेल दोनों के लिए, और फीमेल में क्या कवर करता है, वजाइना और सर्विक्स को। कैंडोम्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर द क्वाइटस, क्वाइटस के जस्ट बिफोर उसको यूज किया जाता है, मतलब पेनिस को मेल में कवर करने के लिए, और फीमेल में वजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये क्या करता है, बैरियर मेथड प्रिवेंट कर देता है कि एंट्री ऑफ सीमेन, सीमेन में स्पर्म होता है, कि स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ना आ पाए। कैंडोम्स आर वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इनका मॉडर्न डेज पर। क्यों, क्योंकि इसके एडिशनल एडवांटेज हैं कुछ, और वो एडवांटेज क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है यूजर फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स। ये मोस्ट एडवांटेज है इसका, कि ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एड्स हमारा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, sorry, acquired immunodeficiency syndromes, not autoimmune disorders, acquired immunodeficiency syndromes easily available होते हैं and disposable होते हैं। ये क्या होते हैं, easily available होते हैं and disposable होते हैं। It can be self-inserted, therefore gives privacy to user। ये self insert किए जाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, privacy provide करते हैं। सेकेंड हमारा बैरियर है
डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्स। ये क्या होते हैं? फीमेल के लिए होते हैं, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ये भी बने किसके होते हैं? रबर एंड इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट to cover cervix during coitus. They block the entry of the sperm through the cervix. ये cervix से sperm की entry को prevent करता है और इसका भी advantage है कि ये reusable होता है, privacy provide करता है. And spermicidal creams, jellies, foams are also used along with these barriers to increase contraceptive efficiency. See, यहाँ पे क्या होता है? स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम का भी इसके साथ यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है? ये लोग स्पर्म को किल करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बन जाती है और कंसेप्शन के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। तो ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स ये अवेलेबल किसके लिए होते हैं? फीमेल्स के लिए। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज, ये हमारे इंडिया में बहुत फेमस है इसका यूज। आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, these are inserted by the doctors or nurses in the uterus through vagina. They increase phagocytosis to sperm. sperm के phagocytosis को increase करता है। See, ये क्या होता है? डॉक्टर्स और नर्स के द्वारा इंक्रीज किया जाता इंसर्ट किया जाता है हमारे यूटेरस में। ऐसा क्यों? ये मीन्स प्राइवेसी नहीं प्रोवाइड करता है, ये क्योंकि डॉक्टर और नर्स के द्वारा इंसर्ट किया जा रहा है। एंड इसमें क्या होता है? ये इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म को फैगोसाइटोसिस मतलब डाई कर देता है, स्पर्म को किल करते हैं ये लोग। आईओडीज आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। आईओडीज हमारा क्या है? आइडियल है टू डिले करने के लिए प्रेगनेंसी और या फिर थोड़ा गैप स्पेस चिल्ड्रन। ओके। एंड ये पता है इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। आईओडीज टाइप्स होते हैं कुछ उसके। एक होता है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, एक कॉपर रिलीजिंग आयोडीज एंड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में क्या होता है? रिटार्ड स्पर्म मोटेलिटी, ये क्या करते हैं? स्पर्म की मोटेलिटी को रिटार्ड करते हैं। आल्सो हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, मीन्स स्पर्म को किल करने का इफेक्ट होता है। एक तो उसकी मोटिलिटी को या फिर कम कर देंगे जिससे वो ओवम तक पहुंच ना पाए, और दूसरा उसको किल भी कर सकते हैं, किसको? स्पर्म को। स्पर्मिसाइडल इफेक्ट इसलिए उसका होता है। और इसके एग्जांपल है लीव्स लूप। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि नॉन मेडिकेटेड आयोडीज कौन सा है, तो उसका आंसर लीव्स लूप है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर आयन सप्रेस करता है किसको? मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। सी, कॉपर आयंस क्या करते हैं? जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर आयंस होते हैं वो सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को भी, और उसकी कैपेसिटी जो होती है फर्टिलाइज करने की उसको भी डिक्रीज कर देते हैं। और इसके एग्जांपल होते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 या फिर मल्टीलोड 375। ओके। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ये आप याद कर रहे हैं कॉपर 7 है, कॉपर 9 दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, they make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm. Example, progesterone and LNG 20। सी, यहाँ पे क्या होता है? ये हार्मोन रिलीजिंग क्या होते हैं? ये यूटेरस को अनसूटेबल बना देते हैं जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं, स्पर्म को मतलब किल कर देते हैं, सर्विक्स में स्पर्म किल हो जाए, हॉस्टाइल। एंड एग्जाम्पल है इसके प्रोजेस्टासर्ट और LNG 20 के दो एग्जाम्पल। LNG 20 का फुल फॉर्म होता है लेवेनोगेस्ट्रल 20। व्हाट? लेवेनोगेस्ट्रल 20। ये है हमारे आयोडीज। ओके। आप लोग क्लियर कट इसकी जो है नॉन मेडिकेटेड क्या करता है, कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं, कौन क्या करता है, इसका मेन मतलब किस क्राइटेरिया पे इस कॉन्सेप्शंस को प्रिवेंट कर रहा है, उसको आप याद रखें कि कौन स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर रहा है, कौन यूटेरस को अनसूटेबल बना रहा है, और कौन किसके एग्जाम्पल है, वो बहुत अच्छे से याद रखें आप। और फोर्थ हमारा है कॉन्ट्रासेप्टिव है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये क्या होते हैं? हमारे मेडिसिन आप कह सकते हैं, मेडिसिनल पील्स होते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन
combination in the form of tablet or pills. See, इसमें क्या होता है, हम जो पाइल्स होते हैं वो किसके कम्बिनेशन होते हैं, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन में होते हैं. एंड पाइल्स क्या होता है, टेक किया जाता है डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट 5 डेज ऑफ within the first 5 days of menstruation. See, menstrual cycle के first 5 days के बीच से कहीं से भी स्टार्ट कर दिया जाता है और ये 21 डेज के लिए लिया जाता है. फिर उसके बाद 21 डेज के बाद उसको 7 डे का गैप दिया जाता है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन अकर, जब मेंस्ट्रुएशन अकर करता है उस 7 डे पर इसको गैप किया जाता है एंड 21 डे के लिए फिर रिपीटेडली लिया जाता है. इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन. जब तक कंसेप्शन प्रिवेंट किया है तब तक इसी साइकिल को बार बार रिपीट किया जाता है, इस फाइल को लेने के साइकिल को. दे इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है एंड थिकन द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म. ये करता क्या है, ये ओवुलेशन नहीं होने देता, ओरल कंट्रासेप्शन. दूसरा इम्प्लांटेशन नहीं होने देता. और तीसरा ये है कि ये जो सर्विकल में म्यूकस होते हैं वहाँ के म्यूकस पग का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से वो सर्विकल जो कैनाल होती है वो क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर इंटर नहीं कर पाता. तो ये तीनों आप याद रखें कि वो ओरल कंट्रासेप्टिव क्या क्या प्रिवेंट करता है, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट entry of sperm. And piles are very effective, lesser side effect. पाइल्स बहुत ही इफेक्टिव होती हैं और इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट हमारा है सहेली. दिस इज आल्सो ओरल पिल. सहेली इज आल्सो oral contraceptive but is not pill. सहेली न्यू मीन्स इट इज नॉट अ डेली ओरल पिल्स, जस्ट लाइक आपने पीछे भी पढ़ा 21 डेज के लिए रिपीटेडली लिया जाता, बट ये रिपीटेडली नहीं लिया जाता. न्यू ओरल कंट्रासेप्शन फॉर फीमेल, ये न्यू है अभी, ओरल कंट्रासेप्शन फॉर फीमेल के लिए है. इट इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. कहाँ पे सिचुएटेड है ये, लखनऊ में. इट कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन. आपने देखा अभी पीछे जो हमारे डेली ओरल पिल्स थे उसमें स्टेरॉइडल प्रिपरेशन था, प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन, बट यहाँ पे क्या है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है. तो स्टेरॉइडल चीजें यहाँ पे नहीं है. इट इज अ वंस अ वीक पिल, ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है और वो क्या था 21 डेज के लिए रिपीटेडली विथ अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स. which with very few side effect and high contraceptive values. इसकी contraceptive values बहुत हाई होती हैं और very few side effect. आपने पीछे वाले में देखा, मीन्स अभी oral contraceptive जो डेली oral pills था उसमें आपने देखा कि few side effect होते हैं, बट यहाँ पे वेरी फ्यू साइड इफेक्ट है एंड हाई contraceptive values है इसकी सहेली की. ओके, नाउ इंजेक्टेबल्स, कुछ इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज अ इंजेक्शन के फॉर्म में और इम्प्लांट अंडर द स्किन. सी, प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन मीन्स इम्प्लांट और इंजेक्शन जो है वो भी स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, क्योंकि ये कंटेन क्या क्या किए हैं, प्रोजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन. इंजेक्शन के फॉर्म में तो आप इंजेक्शन का जानते ही होंगे, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है. एंड दूसरा ये है कि इम्प्लांट मतलब हमारे स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है. देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक दैट ऑफ पिल. इसका मोड ऑफ एक्शन, सी ये पाइल की तरह स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, डेडी ओरल पाइल की तरह, तो इसका जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन एकदम सिमिलर है डेरी ओरल पिल्स की तरह. एंड देयर इफेक्टिवनेस पीरियड इज मच लॉन्गर, बस पाइल्स के कंपैरिजन में इनका इफेक्टिव पीरियड जो है मच लॉन्गर है. प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड आयोडीज are used as an emergency contraceptives within the 72 hour of coitus. It prevents pregnancy due to the rape or casual intercourse. See, casual unprotected intercourse. प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन, और आप कह सकते हैं
आयोडीज जो कि हमारे हार्मोनल प्रिपरेशन है वो ऐसे यूज किए जाते हैं कौन से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। मतलब वहाँ पे कॉइटस हो गया है, कॉपुलेशन हो गया है जिसकी वजह से, और 72 आवर के अंदर बट इसको यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी अवॉइड हो इन केस ऑफ रेप या फिर अनयूजुअल इंटरकोर्स। सर्जिकल मेथड आता है और स्टेरलाइजेशन। It helps to block gamete transport and thereby prevent conception. ये क्या करता है गैमेट ट्रांसपोर्ट को ही प्रिवेंट कर देता है। क्या कहाँ ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है बट रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बट रिवर्सिबल नहीं है। वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, बट मॉडर्न डेज में इसको रिवर्सिबल बनाया जाने की कोशिश किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है हमारे वासा डिफरेंशिया और फैलोपियन ट्यूब काटने की जगह वहाँ पे उसको उसे बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बट आप एनसीईआरटी के थ्रू याद रखें कि वेरी इफेक्टिव है एंड रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। वैसेक्टॉमी में क्या होता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल। ये किस में परफॉर्म किया जाता है वैसेक्टॉमी? मेल्स में। In this, a small part of the vas deferens is removed and tied up through a small incision in the scrotum. स्क्रोटम पे हमारे जहाँ पे हमारे टेस्टिस होता है वहाँ पे एक स्मॉल सीजन कट किया जाता है और वहाँ से क्या होता है हमारे वासा डिफरेंस को कि स्मॉल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पे टाइड अप कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टॉमी किसमें परफॉर्म होता है? ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है फीमेल्स के लिए। एंड इन दिस इसमें क्या होता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है और उसको टाइड अप फिर कर दिया जाता है थ्रू स्मॉल सीजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना के थ्रू और स्मॉल इंसीजन कट लगा के एब्डोमेन पर। साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। सी जो एंटी नेचुरल मतलब नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जो मेडिकल वाले आयोडीज पढ़े हैं एंड डेरी ओरल पिल्स पढ़े हैं, ये सब के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स में क्या है? नौसिया, एब्डोमेन पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये तो मोस्ट एडवांस हो गया है आजकल मॉडर्न सोसाइटी में। नोसिया, एब्डोमेन में पेन होने लगता है, नोसिया, बैक थ्रू ब्लीडिंग अनवांटेड या फिर इरेगुलर थ्रू menstrual bleeding and breast cancer event. These are the side effect of anti और artificial contraceptives. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is known as MTP or induced abortion. See, इसमें क्या होता है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर उसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। ये जानबूझ के वॉलेंट्रली और इंटेंशनली मतलब फुली बेबी अभी ग्रो नहीं किया उसके पहले ही उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए, इंड कर दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। 40 to 50 million of MTPs are performed in all over the world. पूरे वर्ल्ड में 40 to 50 मिलियन MTPs परफॉर्म होती हैं एक ईयर में, एक साल में। दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। पूरे प्रेगनेंसी का 1/5 है 40 to 50 मिलियन जो एमटीपीज परफॉर्म हो रही है। सोचिए कितनी ज़्यादा एमटीपीज परफॉर्म हो रही है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है कि 45 to 50 एमटीपीज परफॉर्म इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ट्रू है कि फॉल्स है, करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म में। तो आप ये याद रखें क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है ये। एमटीपीज हेल्प टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। एमटीपी हेल्प करता है। हाँ देखो अभी एमटीपी परफॉर्म हो रहा है तो ये एक हमें लगेगा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जाता है, डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे बहुत ढेर सारे स्टिग्मा इससे रिलेटेड है। ये उसके लिए तो बना नहीं है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए। सो इट इज़ नॉट इंटेंशनली फॉर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। मेनी कंट्रीज नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी। बहुत ढेर सारे कंट्री में एमटीपी लीगलाइज्ड नहीं है ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या हुआ है उसको लीगलाइज्ड कर दिया गया है। मीन्स एमटीपीज कितनी भी परफॉर्म हो
वो लीगल वे में परफॉर्म हो। और वो कब किया गया था लीगलाइज? इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू चेक इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स। सी क्या होता था, क्यों लीगलाइज किया गया? क्योंकि अभी एमनियोसेंथेसिस आप पढ़ेंगे, वहाँ पे एक प्रोसेस है जिससे चाइल्ड का बिफोर बर्थ उसके सेक्स को डिटरमाइन कर लिया जाता था, और अगर वो फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसका एमटीपी करवा देते थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लीगलाइज कर दिया था 1971 में ही। ओके, बट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेगनेंट एमटीपी के क्या इम्पोर्टेंस है? टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू द कैजुअल इंटरकोर्स और फेलर ऑफ द कंट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग द कोइटस और रेप्स। सी क्या होता है, एमटीपीज इंपॉर्टेंट इसलिए कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए, या फिर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल कर जाते हैं तब, या फिर कोई रेप वगैरह के केस में एमटीपीज परफॉर्म करने की जाती हैं। It is essential in case where the continuation of the pregnancy would be harmful to the mother or to the fetus or both. See, यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसे कोई प्रेगनेंसी का केस आता है कि या फिर वो प्रेगनेंसी मदर के लिए हार्मफुल है या fetus या दोनों के लिए हार्मफुल है, तो वहाँ पे एमटीपी पहले ही परफॉर्म कर दिया जाता है। एमटीपीज आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी सेफ है, that is first trimester means 3 month and 3 month means 12 week, and second trimester abortion are very risky। जो एमटीपी है बहुत रिस्की होती है, मतलब यहाँ पे यू कैन सी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है लाइफ से रिलेटेड एमटीपीज परफॉर्म करने के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में। ओके, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एमटीपीज से क्या प्रॉब्लम है? मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्म इलीगली। पहली बात तो ढेर सारे एमटीपीज क्या हो रही हैं, परफॉर्म की जा रही है इलीगली और इंडिया में, बट लीगलाइज तो कर दिया गया है, बट कुछ ऐसे भी कहीं कहीं एमटीपीज परफॉर्म हो जा रही हैं जो कि लीगल नहीं है। मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज किया जाता है फॉर द फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। If the fetus is female, it is followed by MTP. Such practices is dangerous for the young mother and fetus. See, इसमें क्या होता है सेंटेसिस में इसमें फीटस के सेक्स को बिफोर बर्थ डिटरमाइन कर दिया जाता है। अगर वो फीटस फीमेल हुआ तो उसका एमटीपी फॉलो कर दिया जाता है, बट ये प्रैक्टिस जो है बहुत डेंजरस होता है यंग मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। एमनियोसेंटेसिस इन दिस सम amniotic fluid of the fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances